गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, अपन ने इससे पहले वीडियो में अध्ययन किया था रोकड़ प्रबंध का क्षेत्र, और रोकड़ प्रबंध के क्षेत्र के अंतर्गत पहला जो इस कार्य था वो कि रोकड़ नियोजन एवं पूर्वानुमान, कैश प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, इसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। सेकंड, इसके क्षेत्र के अंतर्गत किया जाने वाला कार्य है रोकड़ शेष का अनुकूलतम स्तर, ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश। आज इसमें इसका अध्ययन अपन करेंगे। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था को समव्यवहार तथा आकस्मिक कार्यों के लिए न्यूनतम रोकड़ की आवश्यकता होती है। किसी निश्चित अवधि जैसे 1 वर्ष में रोकड़ की इस न्यूनतम या अनुकूलतम मात्रा का निर्धारण समव्यवहार लागत तथा बहुत कम शेष रखने की जोखिम लागत की तुलना बहुत अधिक शेष की अवसर लागत से करके किए जाते हैं। यदि न्यूनतम रोकड़ शेष कम पड़ जाए तो संस्था को या तो अल्पकालीन प्रतिभूतियां बेचनी पड़ती हैं अथवा रोकड़ उधार लेनी पड़ती हैं। दोनों ही परिस्थितियों में संस्था को समव्यवहार लागत यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट वहन करनी पड़ती हैं। इसके विपरीत यदि रोकड़ शेष इसके विपरीत यदि रोकड़ शेष आवश्यकता से अधिक हो जाए तो प्रतिभूतियों पर ब्याज कमाने का अवसर हाथ से चला जाता है। इसे अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। क्योंकि यदि रोकड़ शेष जो कैश बैलेंस है और वो अपनी नीड से अधिक है तो हम क्या होगा, सिक्योरिटीज़ पर जो ब्याज कमाने का अवसर है वो हमारे हाथ से चला जाता है, क्योंकि हम उनको इश्यू या बेच नहीं सकते हैं। तो इसको अवसर लागत कहते हैं। अतः संस्था को अनुकूलतम रोकड़ शेष रखना चाहिए, यानी जितना आवश्यकता है उतना ही कैश बैलेंस एक संस्था को अपने पास रखा जाना चाहिए। अनुकूलतम रोकड़ शेष वह होता है जहाँ कुल समव्यवहार लागत यानी कुल टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट तथा अवसर लागत न्यूनतम होती हैं। यदि वास्तविक रोकड़ शेष अनुकूलतम रोकड़ शेष से कम होता है तब समव्यवहार लागत विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बेचने और कुछ समय बाद पुनः खरीदने से बढ़ जाएगी। इसी तरह यदि वास्तविक रोकड़ शेष अनुकूलतम रोकड़ शेष से अधिक होता है तो अवसर लागत बढ़ जाएगी। इस प्रकार अनुकूलतम रोकड़ शेष की मात्रा का निर्धारण ट्रांजैक्शन कॉस्ट तथा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कोऑर्डिनेशन यानी सामंजस्य स्थापित करके किया जाता है, जिसे हम अपने इस दिए गए रेखा चित्र में ग्राफ में हम देख सकते हैं। जैसे इस रेखा चित्र के अंतर्गत स्पष्ट है कि संस्था P1 रोकड़ शेष रखती हैं तो ट्रांजैक्शन लागत कम है, लेकिन अवसर लागत अधिक है और दोनों की कुल लागत अपेक्षाकृत अधिक है। इसके विपरीत यदि संस्था P2 जैसा रेखा चित्र में दिखाई दे रहा है, P2 रोकड़ शेष रखती हैं तब अवसर लागत तो कम है किंतु समव्यवहार यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट तथा कुल लागत अपेक्षाकृत अधिक ही है। इन दोनों परिस्थितियों के विपरीत P रोकड़ शेष रखने पर, जैसे P1 और P2 के बीच में P कैश बैलेंस रखने पर संस्था की कुल लागत न्यूनतम है और यही अनुकूलतम रोकड़ शेष की मात्रा है। तो इस प्रकार से जो P की है दोनों के मध्य कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो P के माध्यम से ये पॉइंट ऑफ मिनिमम टोटल कॉस्ट है जो कि दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं। तो इस तरह से रेखा चित्र से ये स्पष्ट हो जाता है कि दोनों का सामंजस्य, दोनों लागतों के मध्य सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाना जरूरी होता है, और इसका कोऑर्डिनेशन स्थापित करके, सामंजस्य स्थापित करके ही संस्था अपने रोकड़ शेष का जो अनुकूलतम स्तर है उसको
बनाए रखते हैं। रोकड़ प्रबंध प्रतिमान कैश मैनेजमेंट मॉडल्स। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था को समव्यवहार तथा आकस्मिक कार्यों के लिए न्यूनतम रोकड़ की आवश्यकता होती है। एक निश्चित अवधि में रोकड़ की इस न्यूनतम या अनुकूलतम मात्रा का निर्धारण समव्यवहार लागत तथा बहुत कम शेष रखने की जोखिम लागत की तुलना बहुत अधिक शेष की अवसर लागत से करके किए जाते हैं। तो इसके लिए अनेक कैश मॉडल्स तैयार किए गए हैं और इनमें से 2 प्रतिमान जिसमें बॉमोल या आर्थिक आदेश मात्रा प्रतिमान तथा स्टैकेस्टिक या मिलर और प्रतिमान प्रमुख है। तो जिनका विस्तृत इसका अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत विस्तृत रूप से करेंगे। पहला जो इसमें अपन कर रहे हैं बॉमोल या आर्थिक आदेश मात्रा प्रतिमान। इस प्रतिमान का प्रतिपादन विलियम जे बॉमोल द्वारा किया गया था, जो कि स्कंद हेतु आर्थिक आदेश मात्रा के निर्धारण की भांति ही है। इस विधि के अनुसार रोकड़ का अनुकूलतम स्तर रोकड़ रखने की लागत एवं पूंजी बाजार से रोकड़ प्राप्त करने की लागत के मध्य सामंजस्य स्थापित करके निर्धारित किया जाता है। रोकड़ रखने की लागत से आशय विपणन योग्य प्रतिभूतियों पर वंचित ब्याज से है। इसे रोकड़ रखने की अवसर लागत भी कहते हैं। रोकड़ प्राप्त करने की लागत या ट्रांजैक्शन लागत कॉस्ट से आशय विपणन योग्य प्रतिभूतियों को रोकड़ में परिवर्तित करवाने की लागत से है, जिसमें लिपिकीय लागत, दलाली, पंजीयन आदि लागतें सम्मिलित होती हैं। इन दोनों लागतों में विपरीत संबंध है। जब एक लागत बढ़ती है तब दूसरी घटती है। अतः जिस स्तर पर रोकड़ रखने की लागत बाजार से आवश्यक रोकड़ प्राप्त करने की लागत के तुल्य होगी, वह रोकड़ अनुकूलतम या न्यूनतम स्तर होगा। इसकी गणना के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जैसे C = 2BT/I √2BT/I। तो इसका मतलब जबकि जैसे C = रोकड़ शेष का अनुकूलतम स्तर, B = प्रति व्यवहार आदेश लागत या स्थिर लागत, T = व्यवहार उद्देश्य के लिए आवश्यक नकदी की मात्रा और I = ब्याज दर। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से न्यूनतम रोकड़ का अनुकूलतम या न्यूनतम स्तर ज्ञात किया जाता है। इसकी कुछ मान्यताएं हैं, जैसे इस विधि के अंतर्गत अनुकूलतम रोकड़ स्तर निम्न मान्यताओं पर आधारित है। एक दी हुई अवधि में रोकड़ आवश्यकताएं, रोकड़ रखने की लागत तथा रोकड़ प्राप्त करने की लागतें दी हुई हैं तथा ये परिवर्तित नहीं होते हैं। इसी प्रकार से रोकड़ की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है तथा रोकड़ भुगतान पूर्णतया प्रेडिक्टेबल है, अर्थात दी हुई अवधि में रोकड़ का अंतर्वाह एवं बहिर्वाह स्थिर गति से होता रहेगा। तीसरी इसकी मान्यता है, बैंकों द्वारा एक न्यूनतम राशि बैंक खाते में रखने की कोई शर्त नहीं है। तो ये इसके एजम्पशंस हैं। इसका जो महत्व है, इम्पोर्टेंस, इस विधि से निर्धारित रोकड़ शेष निम्न दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे आर्थिक आदेश मात्रा प्रतिमान रोकड़ प्राप्त करने और रखने की लागत को न्यूनतम करने में सहायक होता है। दूसरे शब्दों में यह निष्क्रिय रोकड़ जो आय अर्जित करने के लिए उपयोग में ली जा सकती हैं के बारे में जानकारी देकर रोकड़ प्रबंध की कुशलता में वृद्धि करता है। यह प्रतिमान यह समझने में सहायता करता है कि रोकड़ शेष बढ़ने पर जो ट्रांजैक्शन लागत है, समव्यवहार लागत है, वो गिरेगी तथा अवसर लागत घटेगी। इस प्रतिमान से यह स्पष्ट होता है कि रोकड़ शेष का निर्धारण करने में समव्यवहार लागत महत्वपूर्ण भाग अदा करती है। इसके लिए जैसे इजरा सोलोमन के अनुसार यदि
समव्यवहार लागत यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट शून्य हो जाए तो संस्था को कार्यशील रोकड़ शेष की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वह प्रत्येक बिल का भुगतान करने के लिए प्रतिभूतियां बेचेगी या उधार लेगी। तो इस प्रकार से इसकी इम्पॉर्टेंस है किसी संस्था के अंतर्गत कि इस विधि से अगर रोकड़ शेष की स्थिति स्पष्ट है रखा जाए तो किस प्रकार से रखा जाए और ये किस प्रकार की स्थिति को स्पष्ट करता है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, सीमाएं। इस विधि के आधार पर निर्धारित की गई रोकड़ का अनुकूलतम जैसे वास्तविक व्यवहार में रोकड़ प्रवाहों की गति में नियमितता एवं निश्चितता नहीं मिलती, इसलिए यह प्रतिमान सामान्यतः उतना उपयोगी नहीं होता। दूसरी, छोटे एवं मध्यम आकार की संस्थाओं के लिए इस प्रतिमान का उपयोग अनार्थिक है, क्योंकि इस तकनीक के उपयोग की लागत इससे प्राप्त होने वाले लाभों से कहीं अधिक हो जाते हैं। इसमें यह प्रतिमान कुछ निश्चित मान्यताओं के अधीन अनुकूलतम रोकड़ शेष का सुझाव देता है। यदि मान्यताएं सत्य नहीं हो तो वास्तविक शेष अनुकूलतम शेष से भिन्न होगा। इसमें समव्यवहार से संबंधित स्थायी लागत, जिससे स्पष्ट एवं अस्पष्ट दोनों लागतों को सम्मिलित किया जाता है, इनका निर्धारण करना कठिन है। और पूंजी की स्पष्ट लागत बाजार से पूंजी प्राप्त करने हेतु दी जाने वाली ब्याज दर होती है। तो यह अस्पष्ट लागत के अंतर्गत संस्था के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा इच्छित राशि की पूंजी प्राप्त करने तथा उसका लेखा करने में लगने वाले समय को सम्मिलित किया जाता है। तो पूंजी की स्पष्ट लागत की तुलना में स्पष्ट लागत का निर्धारण कठिन कार्य होता है। तो ये इसकी सीमाएं भी हैं इस विधि की, और इस प्रकार से जिस प्रकार से संस्था को इस विधि का ठीक लगता है उस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। इसकी सेकंड जो मेथड है स्टैकेटिस्ट अथवा मिलर और प्रतिमान, तो ये अपन इस मॉडल को नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे कि इसके अंतर्गत किस प्रकार से इसका उपयोग यानी कैश का प्रबंध किया जाता है। धन्यवाद बच्चों।